Good morning, students. How are you, beta? Hope you all are fine. Stay at home and stay safe. Beta, in my previous video, I have taught you about the parliament, why do we need a parliament, and how many houses of the parliament. Uh, we have learnt about the Rajya Sabha and the Lok Sabha. The strength of Rajya Sabha is 245 and the strength of Lok Sabha is 545. ठीक है, इतना हमने पढ़ा था. अभी आज हम थोड़ा इलेक्शन के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, कि चुनाव कैसे होता है और लोकसभा का चुनाव कैसे होता है. राज्यसभा का चुनाव नहीं होता है. जो स्टेट के विधानसभा के जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं, वही मेंबर्स जो है वो राज्यसभा के भी मेंबर्स होते हैं. ठीक है ना. जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं, वही मेंबर ऑफ राज्यसभा होते हैं. इसके टोटल मेंबर जो है राज्यसभा के, वो 200 राज्यसभा के जो टोटल मेंबर हैं, थोड़ा सा मैं ब्रीफिंग कर देती हूँ आपको. वो है 233. मैंने बताया था 245 होते हैं. और ये इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं. जो इलेक्टेड मेंबर्स, जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो ये है. ठीक है. अब जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, वो 12 मेंबर्स को नॉमिनेट करते हैं. ये कल मैंने थोड़ा बहुत आपको बता दिया था कि 12 मेंबर्स को जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नॉमिनेट करते हैं, मतलब चुनते हैं उनको. अब किन व्यक्तियों को चुना जाता है? जो किसी विशेष क्षेत्र में कोई विशेष काम कर रखा हो, जिसने साइंटिस्ट हो, बहुत बड़े बड़े सिंगर्स हों, क्रिकेटर हो, कोई प्लेयर हो, कोई पेंटर हो, कोई राइटर हो, है ना, कोई फिल्म स्टार हो, जो किसी भी क्षेत्र में कुछ अच्छा काम किया हो, जिसने देश का नाम किया हो, जिसका देश के लिए काम किया हो, ऐसे लोगों को जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो नॉमिनेट करते हैं. ठीक है. वो राज्यसभा के मेंबर्स बन सकते हैं. तो राज्यसभा का इलेक्शन नहीं होता है. इलेक्शन किसका होता है? हमेशा लोकसभा का होता है. आपने सुना होगा ना, जब भी इलेक्शन होता है आपने सुना होगा कि लोकसभा का इलेक्शन हो रहा है, आम चुनाव हो रहा है. कभी ये नहीं सुना होगा कि राज्यसभा का इलेक्शन हो रहा है. राज्यसभा का इलेक्शन अप्रत्यक्ष रूप से होता है और लोकसभा का इलेक्शन जो है वो प्रत्यक्ष चुनाव होता है, डायरेक्ट होता है. डायरेक्ट पोलिंग होता है लोकसभा का, और राज्यसभा का होता है इनडायरेक्ट पोलिंग. ठीक है ना. तो लोकसभा के मेंबर्स कितने चुनकर आते हैं? 545. और हर 5वें साल किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में इलेक्शन होता है. हर 4 साल के बाद जो 5वां साल आता है, तब उस 5वें साल में चुनाव होता है पूरे देश में. जैसे भी हमारी कंट्री में 2019 में जनरल इलेक्शन हुआ था, आम चुनाव हुआ था 2019 में पूरे भारत में, जिसमें बीजेपी की सरकार चुन करके आई और गवर्नमेंट बनाई. अब जो है 2024 में दोबारा से फिर चुनाव होगा हमारे देश में. मतलब जो लोकसभा का कार्यकाल होता है वो 5 वर्षों का होता है. चौथा साल पूरा होता है और 5वें साल फिर से चुनाव होता है, और उसके बाद दोबारा से वही सारी प्रक्रिया दोहराई जाती है और फिर गवर्नमेंट बनाई जाती है. तो हर 5वें साल किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में चुनाव होता है, और उस चुनाव के दौरान पूरी कंट्री को बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बांट दिया जाता है. कंट्री इज डिवाइडेड इनटू सो मेनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज. कॉन्स्टिट्यूएंसीज मतलब क्या होता है? चुनाव क्षेत्र. पूरे देश को अनेक चुनाव क्षेत्रों में बांट दिया जाता है. ठीक है. और हर एक चुनाव क्षेत्र से बहुत सारे प्रत्याशी यानी कैंडिडेट, जो लीडर्स हैं, वो चुनाव लड़ते हैं. बहुत सारे. एक चुनाव क्षेत्र से हर पार्टी का नेता चुनाव लड़ता है. कांग्रेस का भी, बीजेपी का भी, जनता दल का भी, अकाली दल का भी, कम्युनिस्ट पार्टी का भी. बहुत सारे जो नेतागण हैं वो एक चुनाव क्षेत्र से चुनाव लड़ सकते हैं. लेकिन विजयी कौन कितने होते हैं? सिर्फ एक. यानी कि पूरे देश को अनेक चुनाव क्षेत्रों में बांटा जाता है, अनेक कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बांटा जाता है, और उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में बहुत सारे नेता अलग अलग पार्टीज के चुनाव लड़ते हैं, और जीतता केवल एक ही है. यानी एक चुनाव क्षेत्र से एक नेता चुन करके आता है. ठीक है. जिसको जनता सबसे ज्यादा वोट देती है, सबसे ज्यादा वोट जिसको मिलता है, उस व्यक्ति को विजेता घोषित किया जाता है. वो चुन करके आता है उस क्षेत्र से, उस चुनाव क्षेत्र से वो विजेता बनता है. किसी
किसी भी पार्टी का वो हो सकता है, ठीक है। और इस तरह से पूरे कंट्री में जितने भी कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, जितने भी चुनाव क्षेत्र हैं, उन सब में से एक एक प्रत्याशी जीत करके आ रहा है। तो ओवरऑल जिस पार्टी का कैंडिडेट सबसे ज्यादा चुन करके आता है, उस पार्टी के अध्यक्ष को गवर्नमेंट बनाने का अधिकार प्राप्त होता है। ठीक है, समझ आ रहा है? पूरी कंट्री को बांट दिया चुनाव क्षेत्र में, हर चुनाव क्षेत्र से एक एक कैंडिडेट चुन करके आ रहा है, और जिस पार्टी का कैंडिडेट सबसे ज्यादा चुना, यानी जिस पार्टी को जनता ने सबसे ज्यादा वोट दिया पूरे भारत में, उस पार्टी के अध्यक्ष को राष्ट्रपति जी गवर्नमेंट बनाने के लिए इनविटेशन देते हैं। राष्ट्रपति का न्योता उस पार्टी के अध्यक्ष को मिलता है। जैसे 2019 में कौन जीत करके आया? जो 2019 का इलेक्शन था उसमें बीजेपी को सबसे ज्यादा वोट मिला था, है ना? भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट सबसे ज्यादा चुन करके आए थे ऑल ओवर इंडिया से। तो बीजेपी के अध्यक्ष को राष्ट्रपति जी ने गवर्नमेंट बनाने का अधिकार दिया था, उनको इनविटेशन दिया था कि आपकी पार्टी जो है वो भारत में सरकार बनाएगी। इस तरह से बीजेपी की गवर्नमेंट बनी और प्रधानमंत्री बीजेपी के बने, ठीक है ना, श्री नरेंद्र मोदी। तो इस तरह से पूरी प्रक्रिया चलती है। पूरे देश को हर 5वें साल चुनाव होता है, पूरे देश को चुनाव क्षेत्रों में बांटा जाता है। हर चुनाव क्षेत्र से बहुत सारे कैंडिडेट अलग अलग पार्टीज के चुनाव लड़ते हैं, एक कैंडिडेट विजयी होता है, और पूरे देश भर में जिस पार्टी के जितने ज्यादा कैंडिडेट होते हैं चुन करके आते हैं, उस पार्टी के अध्यक्ष को गवर्नमेंट बनाने का अधिकार मिलता है। तो इस तरह से ये प्रक्रिया हर 5वें साल दोहराई जाती है, ठीक है। और भारत में बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज भी हैं, ये भी आपको पढ़ना है कि भारत में, इंडिया में बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज हैं। और सबसे पुरानी पॉलिटिकल पार्टीज कौन सी है आप लोगों को पता होगा, यानी कि राजनीतिक पार्टी। सबसे पुरानी है कांग्रेस, जानते हैं ना, 1885 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी, 1885 में, मतलब 100 साल से भी ज्यादा हो गया कांग्रेस पार्टी को बने हुए। तो सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस पार्टी हो गई। कांग्रेस के अलावा भी बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो भारत में चुनाव लड़ती हैं और अपना अहम रोल प्ले करती हैं इंडियन पॉलिटिक्स में। तो एक तो कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, आईएनसी लिख देती हूँ, फिर बीजेपी है, भारतीय जनता पार्टी, फिर जनता दल है, फिर अकाली दल है, फिर कम्युनिस्ट पार्टी है, और भी बहुत सारी हैं। ये सब तो नेशनल लेवल पर हो गई। राज्यों के अंदर भी बहुत सारी हैं, जैसे आप है, आम आदमी पार्टी, उसके बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा, ये सब राज्यों के अंदर कार्यरत हैं। और अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कगड़म, ये एडीएमके, फिर खाली डीएमके, ये सारी पार्टी जो है वो राज्य स्तर पर है, और ये पूरे सेंट्रल लेवल पर है, पूरे देश भर में ये काम कर रही है, मतलब अपना रोल प्ले कर रही है। और राज्यों के अंदर ये सब तो है ही, राज्यों के अंदर भी अलग से भी हैं कुछ पार्टी, जैसे आम आदमी पार्टी हो गई, झारखंड मुक्ति मोर्चा हो गया, अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कगड़म, फिर द्रविड़ मुनेत्र कगड़म, ये सब कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, ये साउथ के पार्टीज हैं, ठीक है ना। तो ये सारी राजनीतिक पार्टी, आप इन सब के फुल फॉर्म लिखेंगे और इनका जो है वो लोगो ये बनाएंगे, जो इनका राजनीतिक चिन्ह है, जो पॉलिटिकल साइन है इनका, उसको भी आप बनाएंगे। हर पार्टी का अपना साइन होता है और वो उस साइन के साथ पहचानी जाती है। ये तो आप लोगों को पता ही होगा, जब भी चुनाव होता है आप देखते हैं ना, कई लोग कमल फूल का ऐड करते हैं, कई हाथ छाप का ऐड करते हैं। हाथ छाप बोलेंगे तो कांग्रेस पार्टी हो गई, कमल फूल बोलेंगे तो बीजेपी हो गया, भारतीय जनता पार्टी। ऐसे ही आम आदमी पार्टी का चुनाव चिन्ह झाड़ू है, जेएमएम का तीर धनुष है ना, जनता दल का कुछ और है। इस तरह से जो है हर पार्टी के अलग अलग चुनाव चिन्ह हैं, तो ये सारे चुनाव चिन्ह आपको बनाने हैं। इन सब पार्टीज का फुल फॉर्म लिखना है और साथ में उनका लोगो, उनका साइन भी बनाना है, ठीक है। और इसके बाद की बातें मैं अगली क्लास में बताऊंगी। बाय बाय।